गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 10। हम लोग आज देखेंगे सूखी डाली, उपेंद्र नाथ अश्क। तो जिसमें आप पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके शीर्षक की सार्थकता, प्रासंगिकता, पाठ की मूल भावना और एकांकी के संक्षिप्त कहानियों को हमने देखा। आज पहला दृश्य देख रहे हैं। चूंकि नाटक है इसलिए यह दृश्यों में बटा हुआ है। और पात्र देख लेना। पात्र में जो इसमें प्रमुख पात्र हैं वह दादा मूलराज हैं, जिनके जो है तीन बेटे हैं, जिसमें एक जो है युद्ध में शहीद हो गया है, दो बचे हुए हैं और छोटा जो है एक करमचंद है। तीन बहुएं हैं और उसके भी बच्चे सब हैं। लेकिन जिसमें जो छोटी भाभी है, भाभी का मतलब है कि बेटे की पत्नी को यहाँ भाभी कहा गया, कंफ्यूज मत करना। और सबसे जो छोटा है बेटा, उसकी पत्नी छोटी भाभी, जो बेला यानी नई बहू जो आई है उसकी सास है। और उसकी माना जो छोटी बहू जिसको कहा गया, उसकी छोटी बेटी है इंदु, जो 5वीं क्लास पास है, लेकिन बहुत ज़्यादा घर की दुलारी है। सभी उसको इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं कि भाई पढ़े लिखे है, और कोई पढ़ा लिखा उतना है नहीं। पर महिलाओं में परेश पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है बाहर। तो पात्र को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि कौन सा पात्र किससे अटैच है और वो क्या कहता है उससे आपको पता चल जाएगा। तो पहला सीन हम लोग देखते हैं। इसमें जो है पहला सीन में जो बातें हैं वो ध्यान से समझ लेना। फिर मत बोलना कि सर डाउट है। वीडियो नहीं देखोगे ध्यान से तो नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, एक एक शब्द को मैं अपनी ओर से प्रयास करता हूँ कि इस प्रकार समझा दूँ कि आपको किसी प्रकार की शंका ना हो। जैसे देखो, पहला सीन आज हम लोग शुरू करते हैं। और पहले जो मैंने वीडियो भेजा है वो क्लास 10 का था, चूंकि 9 में पढ़ चुके थे। अब ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है। मानव प्रगति, आज हम लोग देखो कितना विकास कर लिए। मैंने अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विकास किया, लेकिन किसका किया? साइंस का किया, यंत्रों का किया। अपने दिल का विकास नहीं किया। अपने दिमाग का विकास कर लिया लेकिन दिल को छोड़ दिया। यहाँ अश्क जी यही कहते हैं कि मानव प्रगति के इस युग में, यानी वर्तमान में युग में जो हम जी रहे हैं, वह क्या हुआ? व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम का मतलब हुआ कि मैं जहां चाहूं, जो चाहूं, जा सकता हूं, कर सकता हूं। इसको कहते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लेकिन याद रखना, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। क्या अंतर है? ध्यान से सुनोगे समझ में आएगी बात। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता, मतलब नहीं, राजकता मतलब सिस्टम, व्यवस्था, शिष्टाचार, मर्यादा, घर परिवार समाज देश को चलाने की नीति या नहीं है। यानी ना हमारे पास मर्यादा है, ना शिष्टता है, ना कोई नैतिक नियम है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम को इतनी छूट दे दिए हैं जिसको हम कह सकते हैं मनमानी। और उसको हम लोग क्या मानते हैं? मॉडर्न। आज के बच्चों को छूट दे दो
तो 12 बजे रात तक पूरी रात भर पार्टी करते हैं। अब बोलते हैं यह जो है मॉडर्न सोसाइटी है। पता नहीं कैसे दिमाग की उपज है कि मॉडर्न सोसाइटी जहां ना मर्यादा है, ना सम्मान है, ना किसी बात की चिंता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो आज की परिस्थिति में हम इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, अलाउ भी कर देते हैं और गर्व भी महसूस करते हैं कि मैं मॉडर्न हूं। मेरे बेटा तो आज पार्टी में गया, आज तो आएगा नहीं रात भर, बेटी तो पार्टी में गया। ये क्या पार्टी है? तो एकांकीकार कहते हैं कि आज जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मान लेते हैं, मनमानी, किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी प्रकार का कोई की मर्यादा की चिंता नहीं है, वही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या करते हैं? तानाशाही को अगर कोई कहे, हाँ यह तो बुरा है ही, दूसरी ओर वह भी तो इसको अच्छा मान लेते हैं। देखना, यह बुरा है तो इसको अच्छा मान लेते हैं, क्या महत्व दिया जाता है, पॉजिटिव, अच्छा मान लेते हैं। दूसरी तरफ तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है। तानाशाही सिर्फ मैं जो बोलूंगा वही होगा, गार्जियनशिप, मैं जो बोलूंगा वही होगा, किसी की बात सुननी तक नहीं है, विचार को महत्व तक नहीं देना है, यह तानाशाही, इसको निंदनीय माना जाता है, इसको निंदनीय मानते हैं और उधर उसको सही मानते हैं। यह जो दोहरी नीति है हमारे दिलो दिमाग में, यह सही नहीं है। दादा मूलराज, अब बोलते हैं दादा मूलराज जो इस एकांकी का मेन कैरेक्टर है, कि अपने समस्त कुटुंब यानी पूरे परिवार के सदस्यों को एक यूनिट बना है, यानी एक साथ रहने, यानी ज्वाइंट फैमिली है। और इस ज्वाइंट फैमिली के गार्जियन कौन है, अभिभावक कौन है? दादा मूलराज। इस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व, जो पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व यानी अपना शासन, यानी वो जो कहेंगे वही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो। ये थोड़ा गलत, आप पूछ लीजिए, समझ लीजिए। उस महान वट की भांति अटल खड़े, जैसे वट वृक्ष बहुत विशाल होता है, उसी तरह दादाजी का भी जो है परिवार, संयुक्त परिवार है, 3 बेटे हैं, उसकी बहुएं हैं, उसके बेटे बेटी हैं, फिर उसके बहुएं हैं, और उसको जो है अटल, एकदम अपने विचार पर अटल कर करके वो रह रहे हैं, वो जो होगा वही होगा। और यह अच्छी बात भी है कि सबको मिला जुला कर रखें, लेकिन किसी की बात, किसी की भावनाओं का ख्याल ना रखें, यह भी तो शायद उचित नहीं, हल्का संकेत है। जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए, जिस प्रकार बरगद का पेड़ है आंगन में लगा हुआ, और बरगद का पेड़ का नेचर, उसका आकार प्रकार से तुलना की गई है दादाजी के परिवार की। जिस पर बरगद के पेड़ में देखो जड़ें निकली रहती है, बहुत सारी डालियां बहुत है, विशाल घना, उसी तरह दादाजी का परिवार भी है। अब आइए कि अनगिनत घोंसलों को अपने पर, जिस प्रकार बरगद के पेड़ में कितने पक्षी अपना घोंसला बनाकर रह रहे होंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ जो है उसी प्रकार से तुलना की गई। यहाँ दादाजी के परिवार में भी 2-3 बेटे हैं, तीनों बेटे की बहुएं हैं, एक बेटा तो शहीद हो गया है, एक बेटे की चर्चा इस एकांकी में नहीं है, और एक बेटे की चर्चा है मंझले की, जो करमचंद है ना। वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रहे, यानी जिस प्रकार वट वृक्ष पुराना वृक्ष है, वर्षा आंधी तूफान को झेलते आ रहा है, उसी तरह दादाजी का परिवार भी जो है पारिवारिक सामाजिक समस्याओं को झेलते आ रहा है, लेकिन अभी तक अटल है, यूनिटी बनाए हुए है, एक साथ सब मिलकर रह रहे हैं। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट ही की भांति महान दिखाई देते हैं। वट की भांति महान माने आंगन में वट का वृक्ष है तो हमेशा नजरें पड़ती रहती है, स्वभाव भी वही है। अब वट वृक्ष देखो पूजा होती है, महान है इसीलिए तो पूजा होती है, तो उसी तरह दादाजी भी उसी तरह हो गए हैं परिवार में कि उनकी गार्जियनशिप को सभी लोग मानते हैं, सभी प्रणाम करते हैं, इज्जत देते हैं। आयु के 72 वर्ष 72 ईयर्स ओल्ड हैं वो।
देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक झुका नहीं है। आज तो 60-65 में झुक जाते हैं धनुष की तरह ऐसे, लेकिन 72 इयर्स के हैं, लेकिन अभी भी बोल्ड है, स्लिम बॉडी है। लेकिन एक खासियत है, दाढ़ी बड़ी लंबी है उनकी और सफेद भी है ना। और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी जटाओं की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए। जैसे वट वृक्ष में देखोगे ना, बहुत सारे रूट्स निकल जाते हैं ब्रांचेस से, उनकी डालियों से, शाखाओं से, और धरती को भी टच कर जाते हैं। तो एकांकीकार कहते हैं इसी प्रकार दादाजी की दाढ़ी है जो नाभि से भी नीचे उतर के एकदम वट वृक्ष की तरह धरती में सटना चाह रही, यानी काफी लंबी दाढ़ी है। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था, यानी शहीद हो गए। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी। एक मुरब्बा का मतलब जो होता है ना, लगभग 25 एकड़ के बराबर होता है। यह एक यूनिट है माप की। तो सरकार अभी भी देखो सरकार देती है, शहीद हो जाते हैं तो 5 लाख 10 लाख या कुछ उनको नौकरी वगैरह का मुआवजा देते हैं। तो इस तरह से सरकार के द्वारा उनको 25 एकड़ जमीन दी गई। किंतु दादा सरकार की इस कृपा पर ही संतुष्ट नहीं रहे। कहने का अर्थ कि दादाजी चाहते तो अब 25 एकड़ जमीन मिल गई, आराम से खेती कर रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अब तो काम धाम करना है नहीं। लेकिन दादाजी ऐसे नहीं थे। वो मिला ठीक है, लेकिन वो अपना काम, अपनी मेहनत करना नहीं छोड़े। वो बराबर मेहनत करते रहे, उनके बच्चे भी मेहनत करते रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, निष्ठा मतलब एक को मानना, याद रखना, ये निष्ठा बार बार आएगा तुम्हारे सामने। निष्ठा मतलब एक को मानना, जैसे एक ईश्वर, एक कार्य, है ना, एक व्यक्ति पर विश्वास करना, एक की आज्ञाकारी होना, एक का, ये सारी बातें निष्ठा कहलाती। और दूरदर्शिता, जो फ्यूचर को सोच ले, समझ ले, है ना, भविष्य के बारे में अनुमान कर ले। ये कौन अनुमान कर सकता है? जो चिंतनशील है। मैक्सिमम लोग तो दूर तक सोच ही नहीं सकते। आज खाया पिया दैट्स ऑल। हालांकि वो सिद्धांत अलग है कि वर्तमान में जीना चाहिए, 100% जीना चाहिए, लेकिन भविष्य को ख्याल रखते हुए। बिना ख्याल के तो उसको कहते मन मौजी, उसे दूरदर्शिता नहीं कहते। तो दादाजी दूरदर्शी थे, यानी फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोच करके ही वर्तमान में आनंद से जीते थे। इसलिए दूरदर्शिता से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए, यानी 25 एकड़ से गुना कर दो, उसका 10 गुना जमीन बना लिया, खरीदे। उनके 2 बेटे और पोते, बोलोगे 3 बेटे था तो एक बेटा शहीद हो गया, उसकी बात यह नहीं है, इसलिए 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने का काम की देखभाल करते हैं। और जो इधर 2 बेटे थे, उसके फिर पोते थे, सब जो है काम में, परिश्रम में लगे हुए। जो उन्होंने हाल ही में अपनी जमीन में लगाया, फार्मा लगाया, है ना, कारखाना लगाया चीनी का, मैंने मेहनती थे, वो कुछ ना कुछ करते रहते। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इसी कस्बे में लगा है। तहसीलदार टैक्स तहसीलने वाला, है ना, जो कर होता है टैक्स तहसीलने वाला, और उसका जो हेड, नायब यानी उसका हेड, और इसी कस्बे में लगा है, मतलब उसी गांव में उनकी ड्यूटी पड़ी है। और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। शादी हो गई है। अब देखना, सुशिक्षित, बार बार कह रहे हैं, फिर वर्ड मीनिंग मत पूछना, मैं वीडियो में बता, तुम लोग वीडियो मैंने क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड कर करके देखते हो। प्रतिष्ठित, जिसका समाज में सम्मान है। संपन्न, यानी उस समय जिंदगी जीने के लिए परिवार को जो सुख सुविधा चाहिए सब चीज अवेलेबल है। सुशिक्षित, यहां 4 स्टेज है। नंबर 1, पढ़ा लिखा होना, जो किताब कॉपी बहुत अच्छी तरह से कॉपी पर लिख सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं, बोल भी बहुत अच्छा लेते हैं, शुद्ध उच्चारण, मुहावरा, लोकोक्ति, व्याकरणिक शुद्धता के साथ बोलना बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पढ़ा लिखा। दूसरा स्टेप होता है शिक्षित, यानी वो पढ़े लिखे हैं और पढ़ने लिखने से जो जो बातें उन्होंने सीखी है उसमें से बिलो 50%, 30-40
49 तक वह उसका अपने जीवन में पालन करते हैं, है ना। दैट पर्सन विल नोन एज शिक्षित, एजुकेटेड। और तीसरा स्टेप आता है जो 70, 80, 90%, अबाउट 90% उन्होंने जो पढ़ लिख कर समझा सीखा उसका अपने जीवन में पालन करते हैं, है ना। दैट पर्सन विल नोन एज सुशिक्षित, सुंदर शिक्षित, यानी गुड कह सकते हैं, नहीं बेटर, गुड और बेटर। और उसके बाद होता है आत्मशिक्षित। आत्मशिक्षित यानी 100 में 100% जो उन्होंने सीखा, समझा, महसूस किया उसी में वह जीते हैं। क्यों? उनकी आदत हो गई है। वह लाख कोशिश भी करेगा तो झूठ नहीं बोल सकता, भूखा रह जाएगा, अपमान सह लेगा, लेकिन उसकी जुबान से झूठ बात निकलेगी नहीं। वो चाहेगा बोलना लेकिन मुंह से सच निकल जाए। क्यों? आदत हो गई। तो ऐसे लोगों को कहते हैं आत्मशिक्षित। और इसकी कैटेगरी महापुरुषों में आती है। जो महापुरुष है वो आत्मशिक्षित होते, क्योंकि आत्मा को आदत हो जाती है अच्छे काम करने की। वह चाह ले फिर भी उनसे गलत काम होगा ही नहीं। ठीक है। तो इनकी बहू जो थी सुशिक्षित लड़की थी। उनके छोटे पोते का नाम क्या था? परेश का नायब तहसीलदार और उनकी छोटी पतोहू का सुशिक्षित होना अपने में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। आज भी लोग कहते हैं ना, नौकरी मिल गई, बाप रे बाप नौकरी मिल गई। अरे उनकी बहू जो है ना बहुत बड़े घर की बेटी है, प्रेमचंद वाली बड़े घर की बेटी, और दूसरे बड़े घर की बेटी नहीं, है ना। प्रेमचंद ने जिसको कहा बड़े घर की बेटी, वैसी बेटी यहां बेला भी है। जब प्रसंग आएगा तो हम लोग समझेंगे। तो ये दोनों बातें मिल गई, बेटे पोते को नौकरी और एक अच्छे घर की अच्छी बहू आ गई। तो ये अच्छी बात है। पहली से सरकारी हलकों में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है। पहले तो उनके घर की इज्जत थी कि भाई जमींदार के हैं, घराने के। अब बेटे को नौकरी मिल गई, अच्छे जमींदार और पढ़ी लिखी बहू आ गई, तो और सम्मान बढ़ गया गांव में। साथ ही दूसरी से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। याद रखना, कोई भी, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं, कोई भी दुनिया की खुशी आती है तो उसकी पूंछ में दुख भी लटका हुआ आता है। याद रखना, सुख की पूंछ में दुख है, गारंटी। समस्या के समाधान में समस्या है। तो इधर खुशियां आई और उसी के साथ साथ एक दुख भी आया। क्या आया? देखिए, तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, देखो आगे बड़ी, वर्ड सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे ना सब क्लियर हो जाएगा। कि तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती है, सीधी सादी महिलाएं, सिंपल महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी भी लगभग नहीं सी हैं। और उन सब में अपनी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल में बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे पढ़ी लिखी है इंदु, और इसलिए उसकी इज्जत है, क्योंकि कोई और तो पढ़ी लिखी है नहीं। सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उनकी चलती भी खूब है, उसी का रूप चलता है। क्यों? एक तो सबसे छोटी पोती है, ऊपर से कुछ पढ़ी लिखी है, और तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, तीसरी दुलारी है, प्यारी है, इसलिए उसकी बात चलती है। और दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं। किंतु एक ग्रेजुएट छोटी बहू जो आ गई है, परेश की पत्नी बेला, अब वो ग्रेजुएट आ गई है। अब जहां ग्रेजुएट हो तो 5वीं क्लास का क्या वैल्यू? नंबर 1 और नंबर 2, बस ननद और भाभी का झगड़ा शुरू होता है। ननद इंदु सोचती है कि अरे मैं इस घर की सबसे प्यारी पोती हूं, तुम कहां से आ गई बीच में, तुम तो अभी आई। लेकिन इंदु को भी थोड़ा सा लगता है कि अब तो वह बीए पास भाभी आ गई, अब तो मेरी गई, अब तो लोग उसको महत्व देंगे। इसलिए भीतर में इंदु के दिमाग में ये सारी बातें चल रही है और उसी की चर्चा है कि किंतु एक ग्रेजुएट छोटी पतोहू जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारे जाती है, के आने से कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहर सी उठने लगी कि जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाता है। इंदु की चलती थी, परिवार एकदम तालाब के पानी की तरह बिल्कुल शांत चल रहा है।
अब बेला जो है भाभी उसकी आ गई ग्रेजुएट, तो लगा कि तालाब में कोई बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, पानी हिलोरे मारने लगा, यानी हलचल पैदा हो गई। सबसे पहले कहा, सबसे पहले इंदु के दिमाग में कि अरे भाभी तो बीए पास आ गई, ग्रेजुएट आ गई, अब उसकी तो नहीं चलने वाली है। और दूसरा पूरे परिवार में, क्यों कि जो शिक्षित होती है, चाहे पुरुष और स्त्री, यहाँ की उसकी बात छोड़ दीजिए, वह अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सेटअप तैयार करती है और उस हिसाब से वह जो है अपने परिवार को लेके चलना चाहती है। और यहीं पर थोड़ा सा, जिसको साधारण भाषा में कहें, खड़मंगल यानी हलचल पैदा हो गई। अब क्या हलचल पैदा होती है, इसको देखने के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।